Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Dear student, welcome in EduRise India. My name is पुष्कर कुमार चौधरी और मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। एज ए केमिस्ट्री में सबसे पहला 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। 11th में जो केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें पहला चैप्टर आपका है मोल कंसेप्ट। और ये बेसिक कंसेप्ट, इसको हम लोग एनसीईआरटी में आप लोग देखोगे तो पहला चैप्टर जो है बेसिक कंसेप्ट में दिए हुए। बेसिक कंसेप्ट मीन्स कि अगर ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, समझोगे, तो आगे चल के आपके लिए हर एक चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये मोल कंसेप्ट बैकबोन ऑफ द होल केमिस्ट्री है। इसको आप अच्छी तरह से, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन ये छोटा छोटा क्वेश्चन में उनको बहुत सारा प्रॉब्लम है क्रिएट होता है। तो मैं आप लोग को इतना स्मूथ तरीके से समझाऊंगा कि मोल कंसेप्ट, दैट मीन्स कि मोल आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए और आप उससे रिलेटेड जहां भी क्वेश्चन देखो आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है ना। यूनिवर्स किससे बना है? मैटर से। मैटर को आप कैसे डिफाइन करोगे? कोई बोलेगा कि आप डिफाइन मैटर, तो कैसे डिफाइन करोगे आप? मैटर विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव some mass is called matter. मैटर को हम लोग दो कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करेंगे, 2 पार्ट में हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। पहला पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और दूसरा है आपका केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप ऐसे जानते भी होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाई करेंगे। लेकिन ये जो हम लोग का क्लासिफिकेशन होगा किस कंडीशन में होगा? नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर नॉर्मल हो, रूम टेम्परेचर या 50 डिग्री 60 डिग्री, नॉर्मल प्रेशर 1 atm। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए कि यही मेरा पेन नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम 100 डिग्री 200 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाएंगे, तो ये आपका क्या सॉलिड स्टेट में रहेगा? नहीं, ये पहले मेल्ट करेगा, मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में जाएगा, और फिर और टेम्परेचर को हम इनहेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो फिर वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, गैस के फॉर्म में होता है। और आपने 9th में पढ़ा होगा कि 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और होता है। एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर का 4th फॉर्म है। तो प्लाज्मा कब, किस कंडीशन में स्टेट्स ऑफ मैटर प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा? तो अब इसी सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सबसे पहले ये सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो लिक्विड से गैस में जाएगा। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम, तो इसका अब मैटर का जो स्टेट है वो चेंज करना स्टार्ट होगा। और अब नॉर्मल कंडीशन मींस 4000 डिग्री सेंटीग्रेड 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा में। और ये प्लाज्मा
आप लोग को कहाँ मिलेगा? सन के आउटर कोर पे। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो प्लाज्मा के फॉर्म में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार क्या है? प्लाज्मा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर 4000 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दैट मीन्स कि प्लाज्मा का फॉर्मेशन कब होगा? प्लाज्मा का फॉर्मेशन कब होगा? जब बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा। तो उस कंडीशन में जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो अपना फोर्थ फॉर्म प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा। फोर्थ फॉर्म है प्लाज्मा। लेकिन हम लोग को 11th में फर्स्ट चैप्टर में गैसेस स्टेट पढ़ना है, 12th में फर्स्ट चैप्टर आपका है सॉलिड स्टेट, सेकेंड चैप्टर है लिक्विड स्टेट। लेकिन हम लोग प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो 10th में पढ़े हैं, एक बार उसके कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो ये प्लाज्मा कब बनेगा? जब बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा। सन का जो कोर है, आउटर कोर है, वहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर प्लाज्मा में ही है, ठीक है ना। और ये चाहे हम ही लोग हैं, अभी ये रूम टेम्परेचर है 25 27 ज्यादा 35, हम लोग किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। और इस टेम्परेचर, इस रूम के टेम्परेचर को डिक्रीज करके 0 डिग्री ला दिया, फिर भी हम लोग का स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -50 डिग्री कर दिए, तब तो हम लोग का जो स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, वो चेंज होना स्टार्ट होगा। और -100 डिग्री पे चेंज स्टार्ट हो रहा है। और -200 डिग्री, -273 डिग्री पे ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मीन्स की जो हम लोग सॉलिड स्टेट में है, एक 5th स्टेट्स ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स की जब एब्रप्टली बहुत ही लो टेम्परेचर होगा, उस कंडीशन में जो मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कब होगा? जब वेरी लो टेम्परेचर होगा। इज इट क्लियर? जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्लाज्मा, जब वेरी लो, एक्सट्रीमली लो, जो कि यूनिवर्स में -273 डिग्री टेम्परेचर शायद ही कहीं हो, तो हम लोगों ने इमेजिनेशन किया कि अगर उस स्टेट में अगर वो टेम्परेचर आएगा उतना, तो उस स्टेट में जो मैटर है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड है, ये एयर गैसेस स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अब ये जो मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग किए हैं, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये किसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे? फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। समझ में आ रहा है ना। और अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में मेटल, नॉन मेटल। तो पहले मेटल आपने पढ़ा है, तो मेटल का सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि मेटल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में मीन्स ऊपर से उसका जो प्रॉपर्टी है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, विस्कोसिटी हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, एक्वस टेंशन हुआ, ये सब आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। और केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल इस कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, हाई प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा। दैट मीन्स वो सब केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है प्योर, एक प्योर और दूसरा है इम्प्योर। प्योर मीन्स कि कोई एक ही कंपोनेंट हो, उसमें एक ही चीज से बना हो, उससे जो बनने वाला जो मैटर है वो प्योर होगा। जैसे पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है। करेंट अभी रिसेंटली जो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 180। वो सारा एलिमेंट सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, स्ट्रोंशियम, जितना भी है, मैग्नीज, Fe, ये सब एलिमेंट प्योर फॉर्म में आता है। क्यों? क्योंकि जितना भी एलिमेंट है एक पर्टिकुलर एटम से बना है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ है?
तो लार्ज नंबर ऑफ सोडियम एटम आपस में ग्रुपिंग करेगा तो एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा। एक ही तरह का एटम जब ग्रुप करेगा, जब एसोसिएट होगा तो एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स कि प्योर फॉर्म भी दो तरह का हो गया, एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट किससे बना है? एटम से। और एटम किससे बना है? फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दैट मीन्स कि इससे छोटा पार्टिकल पॉसिबल ही नहीं है यूनिवर्स में। इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। फंडामेंटल पार्टिकल, और फंडामेंटल पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से एटम बनेगा और एक ही तरह के एटम के कॉम्बिनेशन से एलिमेंट बनेगा। तो अब हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम लोग एटम से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है हम लोग पहले पढ़ेंगे, गैदर करेंगे, उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे, ठीक ना। और दूसरा जो है कंपाउंड, जैसे वाटर क्या है? कंपाउंड है। वो कंपाउंड बना कैसे है? तो मॉलिक्यूल से, एक ही तरह का मॉलिक्यूल से बना है। और उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? H2O। ये H2O एक मॉलिक्यूल है और इतना इसी तरह का मॉलिक्यूल ग्रुपिंग करेगा, आपस में एसोसिएट होगा थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। मींस कि कंपाउंड भी क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, क्योंकि इसमें एक ही तरह का मॉलिक्यूल है। अब लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है किससे बना है? तो दो हाइड्रोजन एटम प्लस एक ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम से बना है। इस एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनेगा। अब मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और ये कंपाउंड और एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर का मतलब आप लोग समझे कि नहीं समझे? प्योर का मतलब वो एक ही चीज से बना हुआ, चाहे वाटर हो एक ही चीज से बना हो, चाहे एलिमेंट हो एक ही चीज से बना है, एक ही कंपोनेंट हो। अब दो मिक्स अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स कर देंगे हम, तो अब वो प्योर नहीं हुआ, अब वो इम्प्योर हुआ, जो कि आपने पढ़ा है 10th में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये मैटर का जो है इम्प्योर फॉर्म है, जो कि केमिकल बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाइड किए हैं। तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर भी दो तरह का हो गया, एक होमोजीनियस हो गया और दूसरा हेट्रोजीनियस हो गया। होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। मींस ये होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस का मतलब एक समान रूप में, दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी शो करेगा, तो उसको कहेंगे होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर में शुगर डाल दिए, शरबत बन गया, उस शरबत को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। और वो किस तरह का सॉल्यूशन होगा? होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि अब वो जो शरबत बना है, जो सॉल्यूशन बना है, कहीं से भी एक चम्मच निकालिएगा तो हर एक जगह का मिठास से मीठा लगेगा। दैट मीन्स उसका प्रॉपर्टी हर एक जगह क्या है? यूनिफॉर्म है। हर एक जगह का डेंसिटी अगर आप मेजर करोगे तो देखोगे कि हर एक जगह का डेंसिटी सेम है। हर एक जगह का, एक चम्मच निकालो दूसरा चम्मच निकालो, देखोगे कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी सेम है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, दोनों का डेंसिटी सेम है। दैट मीन्स कि ये आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन हुआ। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट सॉल्यूशन शो कर रहा है। लेकिन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, वाटर में हम बालू डाल दिए, सैंड इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस। क्या कि सारा का सारा सैंड आपके नीचे बैठ जाएगा, ऊपर वाटर है तो ऊपर वाटर डेंसिटी कम होगा, नीचे डेंसिटी ज्यादा होगा। मींस कि नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। चाहे वो हम चॉक को हम मिल्क में डाल दिए तो यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस जो है इम्प्योर फॉर्म,
ऑफ मैटर है। अब ये इम्प्योर और प्योर फॉर्म अच्छी तरह से समझ लो आप लोग। अब हम लोग का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है कि हम लोग एटम से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन हम लोग पहले गैदर करें। फिर उसके बाद आप लोग जो 9th में और 10th में पढ़े हो, एटॉमिक मास यूनिट, मोल, एवरेज एटॉमिक मास, तो अब यहां पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन भी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये सारा जितना भी है सब इसका इंफॉर्मेशन हम लोग अच्छी तरह से लेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, अब क्वेश्चन समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर से उसको हम लोग रिपीट करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है ना। अब हम लोग को अब मतलब पहले सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे एटम। तो मैक्सिमम बच्चा जो पढ़ चुका है उससे भी अगर हम लोग पूछते हैं कि बताओ बेटा एटम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एग्जैक्टली वो नहीं बता पाता है कि एटम क्या है। और आपको इस तरह से डिफाइन करना है कि एक इलिटरेट आदमी भी समझ जाए, अच्छा ये सारा प्रॉपर्टी मैच होगा तो ये एटम ही हो सकता है, ये दूसरा नहीं हो सकता। मींस कि एटम का प्रॉपर्टी अगर कोई एक्सप्लेन करेगा तो एटम ही करेगा, उसका प्रॉपर्टी किसी दूसरे से मैच नहीं होगा। तो एटम क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे हम, है कि नहीं। तो एटम को कैसे आप लोग डिफाइन करोगे, तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, which can participate in chemical reaction and which are made up from fundamental particles इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इतना कह देने से एटम डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये तो आधा अधूरा डिफिनेशन हुआ ना एटम का, कि एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में खुद मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में आपको एटम ही पार्टिसिपेट करता है। आप लोग पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 10th में, जहां की बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बॉन्ड जो बनता है वो एटम के बीच में बनता है, आयनिक बॉन्ड हो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो ये बनता है किसके बीच में, एटम के बीच में। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, एटम करेगा। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, क्योंकि उसी से एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो खुद ही बना है किसे, फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन उसके बाद भी हम लोग इसको ये आधा अधूरा डिफिनेशन है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट स्लाइड है, एटम। एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है, जो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल किसका है, एलिमेंट का, और मेड अप बना किससे है, फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब हम बात कर लिए हैं तो मेरी जवाबदेही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में कहां है और उससे क्या डिफाइन करते हैं हम लोग। अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता दे किसी अननोन एटम का, तो हम उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहां होता है, न्यूक्लियस में। आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल 9th में पढ़े होंगे, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में होने के कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। यानी कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या है, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन कहां होता है, प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर।
और बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस से बाहर कहां, किस सेल में, किस सेल के अंदर का जो सेल है जिसको सब सेल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो एसपीडीएफ है उसमें, और उसके अंदर भी जो सेल है उसको कहते हैं ऑर्बिटल, यानी पीएक्स पीवाई पीजेड ये ऑर्बिटल है। उसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, जब इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में कहां होगा, इलेक्ट्रॉन कहां होगा। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कलेक्टिवली एक साथ उसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियस। जैसे बिहार में रहने वाले को क्या कहते हैं, बिहारी। झारखंड में रहने वाले को क्या कहते हैं, झारखंडी। तो न्यूक्लियस में रहने वालों को क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स क्या है, कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम ही डिफाइन करता है किसी एटम का मास नंबर, जिसको कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है ना। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो डिफाइन करता है एटॉमिक नंबर को। यानी कि अगर हमको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कोई दे दे तो हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस एटम का है, मींस कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और उसका मास नंबर क्या होगा, ठीक है ना। तो एज अ होल अब जाके हम एटम को कंप्लीटली डिफाइन कर लिए हैं। कोई अगर नहीं जानता है उसके सामने भी आप लोग इसको डिफाइन, इसको बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ये सारा प्रॉपर्टी मैच होगा तो एटम ही होगा, और इसके अलावा ये प्रॉपर्टी और किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो फिर से वंस अगेन, एटम क्या है, इट इज एन स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट which can participate in chemical reaction which are made up from fundamental particles electron, proton and neutron. Proton and neutron present in nucleus collectively called nucleons, and electron present outside the nucleus. Electron present outside the nucleus. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम डिफाइंड होता है उस एटम का एटॉमिक मास, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो डिफाइन करता है एटॉमिक नंबर को। इसी पर मेरा नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन है, आप लोग उस क्वेश्चन को करोगे समझ में आ जाएगा। एन अननोन एलिमेंट कंटेन 12 न्यूट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। तो उस अननोन एलिमेंट का जो एटम होगा उसका एटॉमिक वेट क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, और वो किस अननोन एलिमेंट का है, ये मींस कि वो एलिमेंट कौन सा है जिसे कि जिस एटम के मिलने से एलिमेंट बना है। तो उसके पहले लेकिन एटम न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल, क्या उस पर कोई चार्ज होता है या चार्ज नहीं होता है। तो कैसे आप डिफाइन करोगे कि एटम न्यूट्रल है, कैसे आप कहोगे कि हाँ एटम न्यूट्रल, इसके पीछे का लॉजिक रीजन क्या दोगे। तो एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर लिख लेना, नहीं तो मैं फिर यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे। तो अच्छी तरह से आप लोग समझ लो और उसको अपने तरीके से नोट कर लेना, ठीक है ना, नहीं तो मैं फिर लिख दूंगा। एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम पूरा चार्ज का सम करेंगे तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। और जीरो होने के कारण एटम क्या है, न्यूट्रल, ठीक है ना। नहीं तो मैं फिर इसके आंसर को मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगा अगर आप नहीं लिखोगे। तो इसका आंसर क्या है कि एटम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। द टोटल चार्ज present inside the atom is zero. That's why
atom is neutral. Atom contains same number of positive charge proton and negative charge electron. The total charge, the sum of total charge present inside the atom is जीरो है टोटल चार्ज. That's why atom is neutral. इसी कारण एटम न्यूट्रल होता है. तो कोई आपसे पूछेगा कि एटम न्यूट्रल क्यों है, तो इसका जवाब क्या है? एटम्स कंटेन सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द एटम जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है. तो जब टोटल चार्ज करेंगे तो जीरो होगा. इसी कारण एटम न्यूट्रल होता है. अब जाके यहां तक हम लोग एटम को कंप्लीट डिफाइन कर चुके हैं. मीन्स कि एटम से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन था हम लोगों ने लिया उसके डिफिनीशन में. अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन दिया है कि कोई अननोन एलिमेंट है X, वो कंटेन कर रहा है 12 न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन कितना है? 12. प्रोटॉन कितना है? 11. तो उसका एटॉमिक वेट क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, और वो कौन सा एलिमेंट है? तो इसके पहले के स्लाइड में वी आर ऑलरेडी नो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है वो डिफाइन करता है एटॉमिक वेट को. तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 12 प्लस 11 23. और प्रोटॉन जो है वो डिफाइन करता है एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11. तो वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 हो और एटॉमिक वेट 23 हो, वो कौन सा एलिमेंट होगा? वो एलिमेंट है सोडियम, जिसका एटॉमिक वेट या मास नंबर इसी को कहते हैं. इसको मास नंबर भी कहते हैं हम लोग. और 11. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी अननोन एलिमेंट का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मुझे पता है तो हम वो कौन सा एटम है, उसका एटॉमिक वेट क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, हम लोग एग्जैक्टली पता कर सकते हैं. ठीक है ना. अब नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी तरह से आप लोग इसको समझ लो. अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर किसी नॉन एलिमेंट है के पोटासियम, इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है 39 और एटॉमिक नंबर दिया है 90, तो इसमें कितना न्यूट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा और कितना प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन भी कितना होगा, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं. 19 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो प्रोटॉन कितना होगा इसमें? 19. जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 19, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे हम, क्या कि ये क्या है, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम 39, अब प्रोटॉन है 19, इसमें प्रोटॉन 19 पुट करके इधर ले जाएंगे तो न्यूट्रॉन का वैल्यू निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 39 माइनस 19 20, यानी कि उस एटम में जिसका एटॉमिक वेट 19 है और एटॉमिक वेट 39 है, एटॉमिक नंबर 19 है, उसमें प्रोटॉन कितना है 19, इलेक्ट्रॉन कितना है 19 और न्यूट्रॉन कितना है 20। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मुझे कोई एटॉमिक वेट दिया है और एटॉमिक नंबर दिया है, तो उस एटम में न्यूट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एग्जैक्टली हम पता कर सकते हैं। या किसी अननोन एलिमेंट का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम दिया हुआ है और नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या होगा। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, एटम को कैसे डिफाइन करेंगे। एटम में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिया हुआ है तो उसका एटॉमिक वेट क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है। और अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो उसमें उस एटम में प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा। ये एग्जांपल है, ठीक है ना। यहां तक तो हम लोग एटम से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन लिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे कि अगर दो एटम है, दो एटम का ये सेम है, ये डिफरेंट है, तो एक दूसरे वो क्या वो होगा, वो डिफाइंड उसको किस टर्म से करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आगे चल के ये हम लोग को बहुत काम आने वाला है हर एक जगह। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, आइसो से रिलेटेड आप लोग पढ़े होंगे, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोमर्स। मीन्स कि आइसो से रिलेटेड जितना टर्म है वो एक सिंगल सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डिफाइंड ही नहीं है। हम लोग किसी को कंपेयर करना है तो कंपेयर कैसे करेंगे। क्लासरूम में एक ही बच्चा है, तो क्या वो वीक है, क्या वो इंटेलिजेंट है, कैसे कंपेयर करेंगे, सिंगल है। लेकिन क्लास में अगर दो बच्चा है तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जिसका नंबर कम है वो वीक है और जिसका नंबर ज्यादा आएगा टेस्ट में वो इंटेलिजेंट है। उसी तरह से आइसोटोप को डिफाइन करना है। आइसोटोप को डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो एक देखिए कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, आप लोग जानते ही होंगे, C12, C13, C14। तो आइसोटोप क्या है, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये जो एटम्स है वो सेम एलिमेंट का, यानी कि कार्बन का ही 3 डिफरेंट फॉर्म है। तो डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर सेम हो, मीन्स कि ये नीचे वाला तीनों का क्या हो, सेम हो, बट ऊपर वाला मीन्स कि मास नंबर डिफरेंट हो। यानी कि डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर सेम, मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम बट देयर मास नंबर आर डिफरेंट, आर कॉल्ड आइसोटोप। मीन्स कि ये तीनों इस कार्बन का क्या है, आइसोटोप है। आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा और बाकी सब डिफरेंट होगा। और यही हम लोग आइसोटोप का प्रॉब्लम आगे हम लोग करेंगे एवरेज एटॉमिक मास में। उसी टर्म को समझने के लिए, उसी के कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग ये सारा टर्म समझेंगे। तो आइसोटोप क्या मीन्स कि एक सिस्टम, एक कार्बन का 3 बेटा है, तीनों में एटॉमिक नंबर सबका सेम है और मास नंबर तीनों का डिफरेंट है। इस कार्बन का ये तीनों क्या है, आइसोटोप है। उसी तरह से हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
नीचे एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होना चाहिए डिफरेंट। तो वैसे तो हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप। क्लोरीन भी नेचर में दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 आइसोटोप है क्लोरीन का। ये दोनों यानी कि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आइसोटोप क्लियर हुआ कि एटॉमिक नंबर मींस की नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, बाकी सारा डिफरेंट। तो एक दूसरे में रिलेशन होगा, वो किस रिलेशन से एक दूसरे से जुड़ेंगे, आइसोटोप से। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका आइसोबार। आइसोबार में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिसका सेम मास नंबर हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट देयर एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोबार। अब आइसोबार का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग जानते हो, पीरियोडिक टेबल में आर्गन भी है, कैल्शियम भी है और आर्गन है। कैल्शियम और आर्गन का एटॉमिक नंबर इस कैल्शियम का 20 होता है और आर्गन का 18 होता है, लेकिन दोनों का मास नंबर मींस की एटॉमिक वेट दोनों का सेम। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस कि आइसोबार में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होगा, बाकी जितना सारा चीज है सब डिफरेंट होगा। तो कैल्शियम और आर्गन एक दूसरे से किस टर्म के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों आपस में आइसोबार मींस कि कैल्शियम का आइसोबार कौन है, आर्गन है। आर्गन का आइसोबार कौन है, कैल्शियम है। क्यों है, क्योंकि दोनों का एटॉमिक वेट मास नंबर दोनों का सेम है। बाकी न्यूट्रॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होगा तो आइसोबार होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा तो आइसोटोप होगा। एक और एग्जांपल है कार्बन 14 और नाइट्रोजन, दोनों का एटॉमिक वेट 14 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 6 और इसका एटॉमिक नंबर 7। तो ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों क्या है, सेम है। तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन आपस में किस टर्म्स जुड़े हुए हैं, आइसोबारिक, मींस की आइसोबारिक एलिमेंट है। आइसोबारिक एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होगा बट ऑल आर डिफरेंट। उसी तरह से आइसोबार के बाद आ गया आइसोटोन। टोन मींस की आइसोटोनिक स्पीशीज को कैसे डिफाइन करेंगे हम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओनली बट ऑल अदर आर डिफरेंट, यानी कि केवल न्यूट्रॉन सेम होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा, प्रोटॉन डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट होगा, लेकिन सेम क्या होगा, न्यूट्रॉन। यानी कि हैविंग ये डिफरेंट एलिमेंट हैविंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम बट ऑल अदर आर डिफरेंट। इसको क्या कहेंगे हम, आइसोटोन। तो अब आइसोटोन है एक्स और वाई, दो मान लीजिए कि एलिमेंट है, एक्स और वाई दो एलिमेंट है, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू आइसोटोन। आइसोटोन है तो इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओनली सेम होगा, बाकी सारा डिफरेंट होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन चाहिए, तो देखिए एक्स और वाई दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक्स का एटॉमिक वेट है A1, इसका A2, इसका एटॉमिक नंबर है Z1, इसका Z2। इस पर बेस्ट क्वेश्चन आया है, मैं क्वेश्चन अगले स्लाइड में मेरा है, तो अच्छी तरह से आप लोग पहले समझना इसको। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे A1 माइनस Z1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। अच्छी तरह से पहले आप लोग देख लो इसको, A1 माइनस Z1 क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, A2 माइनस Z2। अगर दोनों आइसोटोनिक स्पीशीज है, दोनों आइसोटोन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का क्या होगा, सेम, इक्वल टू हम लगा दिए।
तो यहां से A2 को इधर आप लाओ, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू Z1 माइनस Z2। अगर ये टर्म एंड कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, आइसोटोन। यानी कि ऊपर का डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। यही कंडीशन है आइसोटोन के लिए। जैसे एग्जांपल में मैग्नीशियम और सोडियम क्या आइसोटोनिक है? तो आप देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका 12 होता है एटॉमिक नंबर, इस सोडियम का 23 और 11 एटॉमिक नंबर। ऊपर का डिफरेंस 1 है, 24 माइनस 23 1, और 12 माइनस 11 1 इक्वल, दैट मीन्स कि दोनों आपस में क्या है, आइसोटोन है। उसी तरह से सिलिकॉन और फास्फोरस आइसोटोन है, मीन्स कि सिलिकॉन का आइसोटोनिक कौन है, फास्फोरस है। मैग्नीशियम का आइसोटोनिक कौन है, सोडियम है। कैसे? 32 माइनस 31, डिफरेंस कितना है, 1। 16 माइनस 15, डिफरेंस कितना है, 1। दैट मीन्स कि आइसोटोन है। इसी पर क्वेश्चन आता है कि एक ऑप्शन दे देगा, एक क्वेश्चन एक दिया एग्जांपल और उसका 4 ऑप्शन, उसमें से बताना है कि कौन आइसोटोन है इसका। उसी पर मेरे एक क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, एन आइसोटोन ऑफ जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32 और एटॉमिक वेट 70। जर्मेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 32 और एटॉमिक वेट 76। तो इसमें से कौन आइसोटोन है इसका, कैसे हम लोग निकालेंगे? ऊपर का डिफरेंस 1 है और नीचे का डिफरेंस 0 है। इसमें ऊपर का डिफरेंस 76 माइनस 77 माइनस 1 और 32 माइनस 33, यानी कि जर्मेनियम 76 और 32 और AS 77 और 33। लिखने का भी जरूरत नहीं है, केवल डिफरेंस -1 -1, यानी कि ऊपर का डिफरेंस नीचे का डिफरेंस बराबर है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी। बच्चों ये क्वेश्चन IIT मेंस में आया हुआ है। बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मैं जो आपको ये जो टेक्निक बताया कि अगर आइसोटोन है तो A1 माइनस A2 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये जर्मेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 32 और एटॉमिक वेट 76 है। तो ऊपर का जो डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस यही सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स के आंसर मेरा क्या होगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम मैंने क्वेश्चन कर लिया ये कंसेप्ट के थ्रू। तो आइसोटोन में आइसोटोनिक स्पेसीज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, बाकी सब डिफरेंट। आइसोबार नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम होगा, बाकी ऑल अदर आर डिफरेंट। आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, ऑल अदर आर डिफरेंट। अब आते हैं हम आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के साथ एक वर्ड लगा है स्पेसीज, तो नाम से ही क्लियर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, नाम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन सेम होगा, बाकी सारा डिफरेंट। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिसमें कि एटम न्यूट्रल भी होगा, केटायन भी होगा और एनायन भी होगा, तो ग्रुप को हम लोग एक टर्म से एक्सप्रेस करते हैं, वो टर्म क्या है, स्पेसीज है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम but all other are different are called isoelectronic species, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल आप लोग देखो, ये IIT में भी आया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा था 4 ऑप्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। अब देखो सोडियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11, एक इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव चार्ज आया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकला, Na+ और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन।
अब इस Na+ में इलेक्ट्रॉन कितना है 10, नियॉन में नोबल गैस है इलेक्ट्रॉन 10 और O2- 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 2 निगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इस पे 8 + 2 10 N3- इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन भी 7, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो 7 + 3 N3- O2- नियॉन और Na+ में सेम क्या है सब में इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, बाकी इसमें न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, प्रोटॉन भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी डिफरेंट है, लेकिन सेम क्या है इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। अब इस ग्रुप को, ये पूरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप में ये दोनों निगेटिव यानी कि एनायन है, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज केटायन है। तो एज अ होल इस ग्रुप को क्या कहेंगे हम स्पेसीज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए हम लोग इस टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, जिसमें कि केटायन भी हो, एनायन भी हो, न्यूट्रल भी हो, और सब में कॉमन चीज क्या है इलेक्ट्रॉन। कॉमन सेम क्या होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा आइसो इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा आइसोटोन, जिस सब में आइसो लगा है यानी कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कि ये सेम है, ये डिफरेंट है, तो ये होगा, ये सेम होगा, ये डिफरेंट होगा, तो ये होगा। अब दूसरा एग्जांपल आप लोग देखो, ये एग्जांपल 1 था, ये एग्जांपल 2, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8, टोटल कितना हो गया 40। एक नाइट्रोजन 7 मल्टी 2 नाइट्रोजन है 2 14, तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 14, तो दोनों आपस में क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये भी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में सेम क्या है इलेक्ट्रॉन, बाकी ऑल अदर आर डिफरेंट। अब एक और टर्म आता है आइसो से रिलेटेड जो कि आप लोग पढ़े हो और हम लोग को 11th में पढ़ना भी है, पूरा चैप्टर ही है आइसोमर। लेकिन जब हम लोग आइसो से रिलेटेड सब एक जगह पढ़ेंगे तो उसका भी कुछ इंफॉर्मेशन ले ले, और वो क्या है आइसोमर्स। आप लोग पढ़े हो आइसोमर्स, तो आइसो से रिलेटेड जब हम लोग आइसोटोप पढ़ा, आइसोबार पढ़ा, आइसोटोन पढ़ा, आइसो इलेक्ट्रॉन पढ़ा, तो आइसोमर्स भी एक जगह हम लोग के नोट्स में हो जाएगा। तो आइसोमर्स क्या है 2 और मोर कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट मींस दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी और दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट डिफरेंट हो, तो ये दोनों आपस में आइसोमर्स होगा। और पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, पूरे फिनोमेना को क्या कहेंगे हम आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, 2 डिफरेंट या 2 से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड है जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओनली सेम क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट क्या है सब चीज डिफरेंट है। मींस कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, सेम क्या है केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये दोनों इसका क्या होगा आइसोमर्स होगा। और ये आइसोमर्स आपको पढ़ना है इस 11th में ही, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, टॉटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग आइसोमर्स, ये सारा चीज आपको पढ़ना है 11th में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करेंगे हम।
तो आइसोमर्स को कैसे बिना याद किए हुए कैसे हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे, तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका सेम क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो दोनों आपस में क्या होगा, आइसोमर्स। और पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, आइसोमेरिज। टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक में हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक में ईथर ग्रुप है, मींस कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। और फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी, अब फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। जैसे अब एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है, ये डाई मिथाइल ईथर है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है। ये एल्कोहल है तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। दैट मीन्स कि कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों आपस में तो आइसोमर्स होगा और पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, आइसोमेरिज। उसी तरह से एक और है टर्म एलोट्रॉप। एलोट्रॉप में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, कार्बन का ही एलोट्रॉप है, तो यहां और उस आइसोमर्स में एलोट्रॉप में क्या डिफरेंस है, क्या सेम है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली से डिफरेंट है, लेकिन एलोट्रॉप में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल एलिमेंट है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, इसलिए ग्रीस ऑयल में इसका यूज करते हैं। तो ये सब इसी से रिलेटेड है। तो आइसोमर्स से, आइसो से रिलेटेड जितना टर्म्स है हम लोगों ने पढ़ा, समझा। अब इसके बाद एटम से रिलेटेड ही नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो कोई भी नया टॉपिक आप जब स्टार्ट करो तो आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन आना चाहिए कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, कब, व्हाई, व्हेन एंड हाउ, कब हम इसका यूज करेंगे और कैसे करेंगे। हर एक न्यू टॉपिक के पहले ये 3 क्वेश्चन आप अपने आप से करो और उसका क्वेश्चन का आंसर खोजने की आप लोग कोशिश करो। अगर क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो आपका आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको समझ में आ गया कि हमको इस कंडीशन में ये यूज करना है, इस कंडीशन में हमको ये यूज करना है। क्वेश्चन जब आईआईटी में या मेडिकल में आप बैठोगे तो क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना कंसेप्ट, अपना फॉर्मूला यूज करोगे। कितने बच्चों को तो ये पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन्स कि किस कंसेप्ट का यूज करेंगे, और कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि वो पूरा डेप्थ में नहीं जाते हैं, बस वो उठाए, डिफिनीशन रटे, 4-5 क्वेश्चन बनाए और बस सोचे कि अब तो ये हो गया। नहीं, पहले कोई भी टॉपिक उठाने से पहले आप लोग उसको अच्छी तरह से समझो कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आप कब इसका यूज करोगे और उसको कैसे यूज करोगे, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.